हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। जैसे कि हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 10 स्पेस मिशन। स्पेस मिशन इस चैप्टर के हमने शुरुआत में पढ़े थे कि जो स्पेस मिशन है वो क्यों ज़रूरी होता है। उसके बाद में हमने देखे थे कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है उनके बारे में हमने कुछ आइडिया लिए थे इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ स्पेस मिशन। उसके बाद में हमने देखे थे कि जो ऑर्बिट्स होते हैं, जिन ऑर्बिट्स के अराउंड में, जिस ऑर्बिट्स में सैटेलाइट क्या करता है, मूव करता है, रिवॉल्यूशन करता है, तो वो ऑर्बिट्स के बारे में हमने देखे थे, जहां पर हमने एक्सप्रेशन डिराइव करे थे फॉर द स्पेसिफिक वेलोसिटी दैट इज आल्सो नोन एज अ क्रिटिकल वेलोसिटी विच इज इन अ टेंजेंशियल डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में जा रही थी वो? टेंजेंशियल डायरेक्शन में। उसके बाद में हमने देखे थे वहां पर अबाउट द 3 ऑर्बिट्स। हाई अर्थ ऑर्बिट जिसकी हाइट अर्थ सरफेस से अबव 35,780 किलोमीटर थी, बराबर है, याद आ रहा है आपको। उसके बाद में हमने देखे थे मीडियम अर्थ ऑर्बिट जहां पर हाइट जो है वो वैरी कर रही थी बिटवीन 2000 किलोमीटर टू 35,780 किलोमीटर। फिर उसके बाद में हमने देखे थे अबाउट द लो अर्थ ऑर्बिट जहां पर जो हाइट है वो बहुत कम हो जाती है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, उस सैटेलाइट और अर्थ सरफेस के बीच की हाइट, और वो बन जाती है 180 टू 2000 किलोमीटर के बीच में। इस प्रकार से उनके रिवॉल्यूशन के टाइम में भी चेंज आ रहा था। 24 आवर्स लग रहे थे मिनिमम हाई अर्थ ऑर्बिट में, है ना। उसके बाद में 2 to 24 आवर्स लग रहे थे इन अर्थ मीडियम अर्थ ऑर्बिट में, और लास्ट वाला जो ऑर्बिट था आपका लो अर्थ ऑर्बिट, वहां पर आपको लग रहे थे 90 मिनट्स नियर अबाउट, है ना, टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। ओके, तो आपने ये सारी चीजों का ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में हम अभी बात करते हैं अबाउट द व्हीकल, लॉन्चिंग व्हीकल ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो हम अर्थ में, अर्थ के अराउंड में या फिर स्पेस में जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजना चाहते हैं फॉर स्टडिंग द टाइप ऑफ प्लैनेट और अदर ऑब्जर्वेशंस साइंटिफिक वे के लिए, तो वहाँ पर जो व्हीकल, जिस व्हीकल का लाइक हम बात करते हैं रॉकेट की, जनरली हम बात करेंगे रॉकेट्स हम भेजते हैं इन द स्पेस टू सेंडिंग द सैटेलाइट इन देयर ऑर्बिट, है ना। तो उनका स्ट्रक्चर वो कैसे वर्क करते हैं, क्या उनमें खामियां निकल के आती है अगर हम उसको प्रॉपरली नहीं बनाते हैं तो, या फिर बनाना है तो कैसे, ये सारी चीजें, उसका एक सेंट्रल आइडिया आप लोगों को यहाँ पर आज के क्लास में पढ़ने मिलेगा। आपका जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है स्टूडेंट्स, वो थ्योरी पार्ट है बहुत सा, और कैसा है कि वो पूरा का पूरा पार्ट मैं बोर्ड पर नहीं लिख पा रहा था, इस वजह से मैंने उसको कुछ स्मॉल पॉइंट्स में कवर किया है, और आपको उसको एक्सप्लेन करके आपको रेफर करना है आपकी टेक्स्ट बुक प्रॉपर, ठीक है, जिससे कि आपकी आइडिया और क्लियर हो जाएगी। तो चलिए अभी समय न गवाते हुए हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर, जो कि है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, ठीक है। देखो, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स एक्चुअली क्यों यूज किया जाता है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यूज किया जाता है टू प्लेस द सैटेलाइट इन देयर स्पेसिफिक ऑर्बिट। उन सैटेलाइट को उनके स्पेसिफिक ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए, वहां पे पहुंचाने के लिए, और वहां पे उनका मूवमेंट शुरू कराने के लिए हम स्पेस लॉन्च व्हीकल का यूज करते हैं, लाइक रॉकेट। समझ में आ रहा? रॉकेट ये आपने सुनी है, ये वर्ड आपने अच्छे से सुने हैं, ठीक है ना। तो वो जो रॉकेट का यूज करते हैं फॉर लॉन्चिंग द व्हीकल इनटू द, लॉन्चिंग द सैटेलाइट इनटू द स्पेस, उसका हम स्ट्रक्चर अभी पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं, पहला पॉइंट तो ये है कि यूज टू प्लेस द सैटेलाइट इन देयर स्पेसिफिक ऑर्बिट। अब स्पेसिफिक ऑर्बिट मतलब कौन से ऑर्बिट आपने इसके पहले पढ़े हैं? हमने पढ़े वहां पे हाई अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट एंड मीडियम अर्थ ऑर्बिट। उनकी भी फिर पोजीशनिंग होती थी कि वो सर्कुलर में होते थे या फिर इलिप्टिकल शेप में मूव होते रहते थे, है ना। तो उन ऑर्बिट में उनको पहुंचाना उसका काम है, और उसकी मूवमेंट कराना उसका काम है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का। किसका काम है वो?
सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का। उसके बाद में पढ़ते हैं दोस्तों सेकंड पॉइंट पे। क्या बोल रहा है सेकंड पॉइंट? फंक्शनिंग इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब ये जो पॉइंट है ये शॉर्ट में, यहाँ पर फंक्शनिंग किसका पढ़ेंगे हम? वो जो व्हीकल है लॉन्च व्हीकल मीन्स की रॉकेट, उसका फंक्शनिंग कि वो किस पर बेस्ड रहेगा? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोल रहा है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बराबर है, हर एक जो एक्शन हम परफॉर्म करते हैं उसकी इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होती है, जो कि आपने ग्रेविटेशन के लेसन में अच्छे से पढ़े इन द लास्ट ईयर, है ना? और इस साल रिवाइज भी करे होंगे फर्स्ट लेसन में, ठीक है? उसके बाद में देखो लॉ ऑफ मोशन में पढ़े होंगे आपने वो सब, ठीक है? सो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग उसने बोला है कि हर एक एक्शन जो होती है उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर लॉन्च व्हीकल के केस में वो व्हीकल की लॉन्चिंग मतलब उसकी एक्शन हो रहा है। एक्शन होने पे जनरली मैं आपको बताता हूँ कि जब रॉकेट हम लॉन्च करते हैं तो उसमें क्या इग्नाइट होता है? फ्यूल। क्या चलते रहता है उसमें? फ्यूल चलते रहता है, उस फ्यूल पे चलता है वो रॉकेट या फिर लॉन्च व्हीकल हम जिसको बोलेंगे, ठीक है? तो क्या होगा वहाँ पर जैसे जैसे वो फ्यूल इग्नाइट होगा मतलब कि जलेगा, तो जो जलने के बाद में जो गैस है वो हाई टेम्परेचर के साथ में रिवर्स में मतलब नीचे की ओर दिखेंगी आपको। लाइक अगर हम बात करें तो ये डाउन नीचे की ओर क्या आएंगे आपकी जो गैस है उस कंबशन होने के बाद में उस फ्यूल का, वो फ्यूल का कंबशन होने के बाद में जो गैस जो फ्यूल कंबशन हुआ उसकी जो गैस रहेंगी वो हाई टेम्परेचर पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी आएगी रिटर्न, और फ्यूल का जो रॉकेट है जिस वजह से वो फ्यूल की वजह से जो रॉकेट ऊपर जा रहा उसकी एक्शन ऊपर चले जाएगी, उसको पुश करेंगे वो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मतलब कि जो फ्यूल कंबशन होने के बाद में जो गैस है वो नीचे की ओर डाउन द अर्थ वो रिटर्न आएगी। जो फ्यूल कंबस्ट हो गया जल गया वो फ्यूल, तो उसके बाद में और जो रॉकेट है उसको क्या करेंगे वो पुश करेंगी टू द अपर साइड मतलब कि दूसरे डायरेक्शन में, बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि वो क्या हो जाए और ऊपर हाइट पे पकड़ जाए। समझ में आ रहा है? मतलब कि अगर पकड़ के चल रहा है कि अगर ये जो दो है यहाँ से हमारा फ्यूल निकल के आ रहा है, जैसे देखो ये रॉकेट का पार्ट है और यहाँ से फ्यूल कंबस्ट हो रहा, तो वो क्या करेगा यहाँ से पूरा जो गैस है जो कंबशन होने के बाद में जो हाई टेम्परेचर वाला गैस है वो पूरा पीछे नीचे की ओर आ जाएगा। आपने बहुत से अगर आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे अबाउट द रॉकेट्स तो वहाँ पर भी आपको पता है ना? मैकेनिज्म बड़ा आसान है, समझ में आ रहा है? आपने बार बार देखे होंगे कि जो गैस वगैरह वो नीचे की साइड में आता है और जो रॉकेट है वो ऊपर के साइड में निकल के चलता। बस वही लॉ फॉलो कर रहा है, वही लॉ है न्यूटन थर्ड लॉ। मतलब हर एक एक्शन जब हो रही है लॉन्चिंग की, तो लॉन्चिंग की एक्शन होते वक्त जो फ्यूल है वो कंबशन हो जाता है उसका, और गैस वहाँ से रिलीज होती है जो कि निकलती है एक बड़े से नोजल में से। नोजल का मीनिंग होता है पाइप, एक बड़ा सा पाइप, हॉलो पाइप, ठीक है? और उसमें से वो निकलता है गैस, हाई टेम्परेचर रहता है लेकिन उसका ध्यान में रखना बहुत है, और रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है मूव ऑन हो जाता, और वो जो गैस है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों भी क्या है? दोनों भी अपोजिट रिएक्शन हो रही है वहां पे। इसीलिए बोला गया है कि द फंक्शनिंग ऑफ लॉन्चिंग व्हीकल इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो फंक्शनिंग है लॉन्चिंग व्हीकल का वो किस पर बेस्ड है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। उसके बाद में बोला गया स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्यूल इज यूज्ड। वो जो लॉन्चिंग व्हीकल है उसमें एक स्पेसिफिक टाइप का फ्यूल भी यूज किया जाता है। लाइक हम बात करेंगे पेट्रोलियम फ्यूल मोस्ट ऑफ द यूज किया जाता है इन इंडिया, ठीक है? पेट्रोलियम फ्यूल का यूज होता है। अब वो फ्यूल का होता है कंबशन, जब वो लॉन्च करते हैं रॉकेट को तो देखो क्या होता है, द गैस प्रोड्यूस ड्यू टू द कंबशन ऑफ द फ्यूल एक्सपांड ड्यू टू इट्स हाई टेम्परेचर। वही मैंने बताया कि जो स्पेसिफिक टाइप का फ्यूल हम यूज कर रहे हैं उस रॉकेट को या उस लॉन्च व्हीकल को लॉन्च करने के लिए, जो कि सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए लेके जा रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो गैस है वो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द कंबशन ऑफ फ्यूल। किसकी वजह से होता है वो? कंबशन ऑफ फ्यूल, ठीक है? वो जो फ्यूल है वो कंबस्ट हो जाता है, वो जल जाता है, उस वजह से वहां पे गैस
बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है वो, और ड्यू टू इट्स हाई टेम्परेचर इट एक्सपेल मतलब बाहर निकलना, इट एक्सपेल फोर्सफुली थ्रू द नोजल एट रियर साइड मतलब पीछे के साइड वाला जो एरिया है उसका, समझ में आ रहा है रॉकेट का। अब रॉकेट की जो पोजिशनिंग है वो आपको भी पता है कैसी होती है, आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम में दिखाई हुई है। तो उसमें जो नोजल लगे हुए होते हैं वो होते हैं एट द बॉटम, मतलब कि रियर साइड में रॉकेट के, ठीक है। सो वहां से फोर्सफुली वो गैस क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया एक, और दूसरा उसका रिएक्शन क्या होता है, वो जो गैस जो कंबस्ट होने के बाद में बाहर निकली उसका रिएक्शन क्या होता है, उसका रिएक्शन ऐसे आता है कि वो क्या करती है फिर जैसे ही उसका गैस बर्न होता है, मतलब जैसे ही उसका फ्यूल बर्न होता है तो वो जो गैस प्रोड्यूस होती है उसका रिजल्ट ये निकल के आता कि एक पुश, आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है थ्रस्ट, आपको वर्ड दिया हुआ है थ्रस्ट, तो ये जो थ्रस्ट है उसी का यहाँ पर मीनिंग है पुश, जोर देना, उसको धक्का देना, एक प्रकार का पुश करना, जोर लगाना उस पर, ठीक है। अब पुश एक्ट ऑन द व्हीकल विच ड्राइव्स द व्हीकल, और उसको आगे बढ़ाना, ड्राइव्स द व्हीकल हाई इनटू द स्पेस, वो उसको और किसके लिए पुश करता है कि वो जो व्हीकल है वो और ऊपर जाए स्पेस की ओर, समझ में आ रहा है। पहले वो ग्राउंड पे था, जमीन पे था, अर्थ के सरफेस पे था, वहां से उसको पुश करता है और वो कहां पर निकल जाता, फिर लॉन्च होके लॉन्च व्हीकल कहां पर जाता, इनटू द स्पेस। और जो मैंने बताया न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो देखो यहीं पर गैस आ रही है एट द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बाहर निकल जा रही नोजल से, और जो व्हीकल है वो अपवर्ड डायरेक्शन में पुश हो रहा है, समझ में आ रहा। तो इस प्रकार से होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का फंक्शन, उसका फंक्शनिंग, ठीक है। उसके बाद में आपको पढ़ना है उसका स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर कैसा बनाया जाता है उसका देखते हैं। जनरली तो अभी इन द 21st सेंचुरी बहुत सारे ये आए हैं, अभी टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी आ गई है और बहुत से ऐसे मतलब इनोवेशंस आ चुके हैं, है ना, कि रॉकेट्स भी इनोवेटिव टाइप में बनते जा रहे हैं। नासा हो गया, इसरो हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं इन द साइंस फील्ड, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्च व्हीकल। देखो जो स्ट्रक्चर है वो डिसाइडेड किस किस चीज़ों से होता है। पहला होता है वेट, उसका वेट कितना होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वेट रहा तो उसको भी प्रॉब्लम होता, फिर वो जो सैटेलाइट है उसको प्रॉपर ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए जो वेलोसिटी लगती है, एस्केप वेलोसिटी वगैरह, वो सब भी मैटर करता है, उसमें आएगा आगे में, ठीक है ना। या फिर मूव करने के लिए जो उसको क्रिटिकल वेलोसिटी होगी वो भी बहुत काम की है, वहाँ पर सब चीज़ों का ध्यान रखकर ही वो लॉन्च व्हीकल बनाया जाता है। तो इसीलिए जो स्ट्रक्चर है उस लॉन्च व्हीकल का वो डिपेंड करेगा वेट के ऊपर में, कितना वजन है उसका, उस व्हीकल का, उस आर्टिफिशियल सैटेलाइट का, दोनों भी उसमें रहेंगे, एंड टाइप ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट, और किस तरीके का वो सैटेलाइट का ऑर्बिट है। इट मीन्स कि हमने 3 ऑर्बिट पढ़े, हाई, मीडियम एंड लो। तो अगर देखिए ज़्यादा वेट है तो उसको हाई ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए ज़्यादा फ्यूल लगेगा। उसके बाद में उसका वेट अगर ज़्यादा रहा तो हो सकता है कि वो वहाँ तक के पहुँचे ही ना और उसका कनेक्शन छूट जाए, वो ऑर्बिट में पहुँचे ही ना बराबर सैटेलाइट, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत माइन्यूटली और ध्यानपूर्वक करना ज़रूरी होता है जब हम लॉन्चिंग की बात करते हैं। इसीलिए तो कई मिशंस फेल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मतलब कि हमें कौन से सैटेलाइट ऑर्बिट में उस सैटेलाइट को भेजना है, उस रॉकेट को लॉन्च करना है, और उसका वेट कितना हो चाहिए, 2 फैक्टर में तो मिनिमम डिपेंड रहता ही है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर और किस पे डिपेंड रहेगा, और वो डिपेंड रहेगा फ्यूल, किस पे डिपेंड रहेगा वो, और फ्यूल पे, मतलब किस टाइप का फ्यूल वहाँ पर इग्नाइट हो रहा है, इग्नाइट का मीनिंग जल रहा है वहाँ पे, जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है वहाँ पे, वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। फिर द फ्यूल फॉर्म अ मेजर पोर्शन ऑफ द टोटल वेट, मतलब कि यहाँ पर ये पॉइंट क्या बोल रहा है आपको कि जो फ्यूल है वो एक मेजर पोर्शन ऑफ द टोटल वेट, जितना भी उस सैटेलाइट और रॉकेट का लॉन्चिंग व्हीकल का वेट होगा उसमें सबसे ज़्यादा वेट जो मेजर पोर्शन है वो कौन देता है वहाँ पर, फ्यूल। समझ में आ रहा।
क्योंकि फ्यूल जो है, जो कि इग्नाइट करेगा, जो फोर्स प्रोवाइड करेगा, जो एनर्जी देगा उस रॉकेट को, उस व्हीकल को आगे बढ़ने के लिए, तो उसके लिए काम लगेगा ना अपने को फ्यूल का। तो मैक्सिमम जो पोर्शन होता है आपके लॉन्च व्हीकल का, वो बेस्ड ऑन होता है उस फ्यूल के ऊपर में। ओके, चलो फिर क्या बोल रहा है, टू ओवरकम दिस। अब वो जो व्हीकल है उसका वेट बहुत बढ़ जाता फिर, क्योंकि अगर हो सकता है हमें 3 स्टेज 4 स्टेज रॉकेट भी बनाना पड़े, तो फिर वो अच्छे से बना नहीं, अच्छे से अगर वो अगर ऑर्बिट में नहीं गया तो हमारा मिशन अनसक्सेसफुल हो सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि उस प्रॉब्लम को कम करने के लिए, उस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए, टू ओवरकम, ओवरकम का मीनिंग वही होता है रिड्यूस करना या फिर कम करना, दिस लॉन्च व्हीकल विद वन और मोर देन वन स्टेज आर यूज्ड। मतलब कि अभी तक पहले क्या हुआ जाता था, कहा जाता था कि वन स्टेज रॉकेट का ज़्यादा यूज होता था फॉर लॉन्चिंग द सैटेलाइट। तो उसमें ऐसा होता था कि हाई और ऑर्बिट में पहुंचते पहुंचते वो रॉकेट ही बराबर से नीचे वर्क नहीं कर पाता था, वो लॉन्चिंग ही प्रॉपरली नहीं हो पाती थी, है ना। तो इसलिए वन स्टेज रॉकेट की जगह पे 2 स्टेज रॉकेट का यूज किया गया फॉर लॉन्चिंग द व्हीकल। कौन से रॉकेट का यूज किया गया, 2 स्टेज रॉकेट का यूज किया गया। अब 2 स्टेज रॉकेट जब यूज किए गए तो उसका क्या मीनिंग हुआ, देखो वेट उसका रिड्यूस हो गया स्टेप बाय स्टेप। जो 2 स्टेज रॉकेट है उसका वेट रिड्यूस कर दिया जाता है स्टेप बाय स्टेप। कैसे होगा उनका, जैसे कि अगर मान लीजिए 2 स्टेज रॉकेट है, मतलब एक स्टेज रॉकेट है इंजन से जुड़ा हुआ और दूसरा स्टेज है उससे जुड़ा हुआ, तो वो क्या करेगा, इंजन और जो 2 स्टेज रॉकेट में जो सेकंड स्टेज है उसकी रॉकेट की, वो फ्यूल टैंक में जो फ्यूल रहेगा वो अगर बर्न हो गया तो उसको हम कर देंगे डिटैच, मतलब वो अपने आप डिटैच हो जाएगा, उसका फंक्शनिंग ही वैसा रहेगा। जैसे फ्यूल खत्म वैसे वो डिटैच, और वो आ जाता है फिर अर्थ पे, कोई खाली जगह पे बोलो या सी समंदर वगैरह में वो गिर जाता है फिर। और जो फिर वन स्टेज रॉकेट जो कि बचा हुआ है वो फिर उसको ड्राइव करके लेके जाता स्पेस में, वो उसको कहाँ पर लेके जाता, स्पेस में। ओके, वही किया जाता स्टेप बाय स्टेप आफ्टर लॉन्चिंग। अब देखते हैं लॉन्चिंग कैसे होती है। देखो 2 स्टेज लॉन्च व्हीकल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, किसकी लॉन्चिंग कर रहे हैं हम, 2 स्टेज लॉन्च व्हीकल, ठीक है। देखो 2 स्टेज लॉन्च व्हीकल में क्या हो रहा है, फॉर लॉन्चिंग द व्हीकल द फ्यूल एंड इंजन इन द फर्स्ट स्टेज आर यूज्ड। जो व्हीकल को लॉन्च करने के लिए क्या हुआ किया जाता है, द फ्यूल एंड इंजन इन द फर्स्ट स्टेज आर यूज्ड। सबसे पहले जब हम अर्थ के ग्राउंड से, अर्थ सरफेस से लॉन्च करते हैं व्हीकल को, लॉन्च व्हीकल को मतलब रॉकेट को, यहाँ पर हम बात करेंगे रॉकेट की, तो उस रॉकेट को लॉन्च करने के लिए हमें फ्यूल और इंजन ये यूज करना होता है फर्स्ट स्टेज में, ठीक है। प्रोवाइड द स्पेसिफिक वेलोसिटी टू द व्हीकल एंड इट टेक टू द सर्टेन हाइट। वो क्या करेगा, उसको एक स्पेसिफिक वेलोसिटी दे देगा, मतलब कि क्रिटिकल वेलोसिटी जो हमने बोले, ठीक है, टू द व्हीकल एंड टेक्स इट टू द सर्टेन हाइट, और उसको पर्टिकुलर हाइट पे लेके जाएगा इन द टुवर्ड द स्काई, टुवर्ड द स्पेस। ओके, फिर वंस द फ्यूल इज एग्जॉस्ट इन द फर्स्ट स्टेज, 2 स्टेज है तो अगर पहली मतलब कि फर्स्ट स्टेज में जो फ्यूल है वो अगर एग्जॉस्ट हो गया, पहले स्टेज में जो फ्यूल है वो अगर एग्जॉस्ट हो गया मतलब वो खत्म हो गया, वो जल गया वहां पर पूरे तरीके से, यूज्ड हो गया, वो एग्जॉस्ट होने का मीनिंग यहाँ पर वो वैनिश हो जाना, यूज हो जाना वो पूरे तरीके से। सो द एम्प्टी फ्यूल टैंक एंड द इंजन आर डिटैच। क्या होता है, जो एम्प्टी फ्यूल टैंक है और जो इंजन है वो दोनों भी एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, डिटैच। मतलब कि डिटैच का मीनिंग क्या होता है, डिटैच का मीनिंग क्या होता है, ब्रेक हो जाना। यहाँ पर ब्रेक मतलब जो अटैच न रहना, समझ में आया ना, अलग अलग हो जाना, सेपरेट। ब्रेक नहीं लिखते हम, सेपरेट लिखेंगे, ब्रेक का मीनिंग टूट जाना है, क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। समझ में आ रहा है, जो फ्यूल टैंक है कौन कौन सेपरेट होंगे, जो फर्स्ट स्टेज में जो फ्यूल टैंक है और जो इंजन है दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। फिर क्या होगा, एज द फ्यूल इन द फर्स्ट स्टेज इज एग्जॉस्ट, द फ्यूल इन द सेकंड स्टेज इज इग्नाइटेड। इग्नाइटेड का मीनिंग फिर से वो कंबस्ट होना शुरू हो जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा।
समझ में आ रहा है? इसका क्या होगा? कंबशन। समझ में आ रहा है कि जैसे ही फर्स्ट स्टेज में जो फ्यूल टैंक थी वो अगर एग्जॉस्ट हो गई, मतलब कि वहां का पूरा फ्यूल खत्म हो गया, फिर वो यूज हो गया, सो द फ्यूल इन द सेकंड स्टेज इज इग्नाइटेड। तो फिर कौन काम करना शुरू कर देगा? जो सेकंड स्टेज में फ्यूल है, जो सेकंड स्टेज में फ्यूल है वो अपना काम करना, वो कंबशन करना शुरू कर देगा, ठीक है। और फिर जैसे वो फर्स्ट स्टेज डिटैच हो गया तो अपने आप उसका वेट कम हो जाएगा, मतलब कि जो पहले एक्चुअल वेट था रॉकेट का उससे क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। एक तो फ्यूल भी कम हो गया, साथ ही साथ में वो रॉकेट का जो फर्स्ट स्टेज है वो भी निकल गया, मतलब कि द वेट इज नाउ रिड्यूस्ड, वो रिड्यूस हो जाता है वेट, एंड द व्हीकल कैन मूव विद अ हायर स्पीड। और फिर उसके दोगुनी स्पीड से और हायर स्पीड से जो रॉकेट है वो क्या होता है? मूव होना चालू कर देता है टुवर्ड द अर्थ ऑर्बिट, टुवर्ड द अर्थ ऑर्बिट इन द स्पेस, ठीक है। जैसे ही वो टू स्टेज रॉकेट में वन स्टेज उसका फर्स्ट स्टेज अगर निकल जाता है तो जो सेकंड स्टेज है वो उसके साथ में रहता, मतलब अभी फिर से वो वन स्टेज रॉकेट ही बन गया ना। मतलब कि कैसा बोल रहा हूं मैं, दो स्टेज रॉकेट थे, उसमें से हमने एक निकाल दिए और एक ही बचा, तो अभी कितने स्टेज रॉकेट हो गया? वो वन स्टेज रॉकेट। समझ में आ रहा है? वही होगा वहां पर, वेट कम एंड व्हीकल कैन मूव विद अ हायर स्पीड। व्हीकल क्या होगा? हायर स्पीड से मूव होगा। इस तरीके से होता है उसका फंक्शनिंग रॉकेट का। और देखते हैं वहां पर आपके टेक्स्ट बुक में कुछ बोला गया है, ऑलमोस्ट ऑल द व्हीकल आर मेड अप ऑफ 2 और मोर स्टेजेस। बहुत से ऐसे व्हीकल्स हैं जो 2 से ज्यादा स्टेजेस में बनाए जाते हैं, 2 या फिर 2 से ज्यादा, कम नहीं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपको बोला गया है, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है कि स्ट्रक्चर ऑफ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV, जो कि इसरो ने डेवलप किया था इंडिया में। समझ में आ रहा है? इसरो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, उसने डेवलप किया था। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? डेवलप बाय इसरो ऑफ इंडिया इज शोन इन द फिगर। आपको उसकी फिगर भी दी हुई है। हाँ, वहां पर 4 स्टेज रॉकेट यूज किया गया है। कितने स्टेज रॉकेट? 4 स्टेज रॉकेट। और उसके ऊपर में है फिर सैटेलाइट, उसके ऊपर में है फिर सैटेलाइट। समझ में आ रहा है? तो चलो, इस प्रकार से ये हो गया आपका सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। ये क्या हो गया? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सैटेलाइट्स है ये इतने आसानी से नहीं बनते, और वो जो सैटेलाइट बनाने के लिए जो व्हीकल है वो भी उतने आसानी से नहीं बनते। वो रॉकेट बनाने के पीछे भी करोड़ों का खर्च होता है, ठीक है। सो द लॉन्च व्हीकल आर कॉस्टली बिकॉज दे कैन बी यूज्ड ओनली वंस, और उनको सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है लॉन्च व्हीकल को। तो इसलिए यूएसए ने क्या किया, कुछ नया इनोवेशन ला लिया। उसने बना डाला एक स्पेस शटल। स्पेस शटल का काम क्या होता है कि वो अर्थ पे रिटर्न आता है, और सिर्फ जो फ्यूल टैंक है जिसके साथ में सैटेलाइट अटैच है, जो फ्यूल टैंक है उसको हम यूज कर सकते हैं, और जो सैटेलाइट है वो अपने आप रॉकेट के थ्रू कहां पर निकल जाता है? अर्थ के ऑर्बिट में। और जो स्पेस शटल है वो क्या करता? फ्यूल टैंक को रिटर्न लाता अर्थ पे, और हम उसको फिर से यूज कर सकते हैं। ये अमेरिका ने किया, बिकॉज ऑफ की वो जो कॉस्ट है फ्यूल टैंक बनाने की, साथ ही साथ में जो लॉन्च व्हीकल बनाने की, वो काफी महंगा होता है वो, और एक ही बार उसको यूज कर पाते हैं, इसलिए उसने स्पेस शटल बनाया था फिर अमेरिका ने, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर जो है वो पार्ट आपने खुद ने पढ़ना है, ठीक है। पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पढ़ते हैं हम स्पेस मिशन अवे फ्रॉम द अर्थ। तो मैं समझता हूँ आपको इसके पहले हमने जो टॉपिक पढ़े वो पूरा क्लियर हो चुका है। जो लॉन्चिंग व्हीकल किस तरीके से वर्क करता है और कैसे उनका वेट हम रिड्यूस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई है। मैं एक चीज़ और बोलूँगा, सभी बच्चों ने टेक्स्ट बुक को भी रेफर करते चलना है। टेक्स्ट बुक को रेफर इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा थियरी पार्ट है, मैं ओरली जो है वो ज़्यादातर बता रहा हूँ, और जो चीज़ें लग रहा है कि नहीं सच में उसको लिखकर समझाना चाहिए तो वो लिख कर भी दे रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन देखो, तुमने क्या करना है, और अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए उसे आपको टेक्स्ट
अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट टेक्स्ट बुक रीडिंग करते चलो। समझ में आया? चलो तो बढ़ते हैं और आगे। देखो अभी स्पेस मिशन अवे फ्रॉम द अर्थ। अब हमें अभी तक के ये जो चैप्टर हमने पढ़े यहाँ तक के हमने हमेशा हर बार देख रहे थे कि जितना भी स्पेस की अगर हम बात करें तो वो बस कहीं ना कहीं अर्थ से जुड़ा हुआ था, है ना। लाइक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है तो अर्थ से जुड़े हुए थे, अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे थे। हम बात कर रहे थे उनके व्हीकल को, उनके लॉन्चिंग व्हीकल की, तो वो भी अर्थ के ही अराउंड में जा रहे थे। अगर हमें अवे फ्रॉम द अर्थ लाइक यूनिवर्स की हम बात करते हैं, हम बात करते हैं अलग प्लैनेट्स की, हम बात करते हैं डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज को स्टडी करने की। सेलेस्टियल बॉडीज मतलब जो बहुत हेवनली बॉडीज होती है जो कि हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है। हमारे सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स हैं उनको अगर हमें स्टडी करना है तो उनके लिए, उनको स्टडी करने के लिए वी हैव टू डूइंग द स्पेस मिशन, वी हैव टू डूइंग द स्पेस मिशंस अवे फ्रॉम द अर्थ बाय यूजिंग द स्पेसक्राफ्ट। हम ऐसे स्पेस मिशंस को किनके मदद से कंप्लीट कर पाते हैं? बाय यूजिंग स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, स्पेसक्राफ्ट भी एक प्रकार का क्या है, वो लॉन्चिंग व्हीकल ही है जिसके मदद से हम वहां पर क्या कर पाते हैं, उसको क्या कर पाएंगे, अलग अलग यूनिवर्स में जो प्लैनेट्स हो गए या जो भी जितनी भी नॉलेज है उस यूनिवर्स का वो हम ले पाते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन की ओर। ठीक है, हम आपको और कुछ स्टार्टिंग का पोर्शन है वो टेक्स्ट बुक से रेफर करना है सभी बच्चों ने। ठीक है, देखो सम स्पेस मिशंस आर यूज्ड टू गेन फर्दर नॉलेज अबाउट वेरियस ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। मतलब कुछ स्पेस मिशंस ऐसे होते हैं जो और ज़्यादा नॉलेज किसके लिए, किसके अकॉर्डिंग, किसके बारे में, अबाउट द वेरियस ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स में जो अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट दिए गए हैं उन सब के बारे में एक अच्छा नॉलेज और ज़्यादा नॉलेज पाने के लिए स्पेस मिशन किए गए। ठीक है, इन दीज मिशन स्पेसक्राफ्ट आर सेंट टू द नियर बाय ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम। ऐसे मिशन में क्या होता है, स्पेसक्राफ्ट भेजे जाते हैं टू द नियर बाय ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम। मतलब जैसे अगर हमें पकड़ के चलिए कि हमें बात करना है वहां पे मंगल जो प्लेनेट है उसकी अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए भी, उसके बाद में और भी है ना। तो जितने भी यूनिवर्स में पाए जाने वाले अलग अलग, आपने देखे हैं कि अलग अलग प्लैनेट्स की डिस्कवरी हो रही थी, बराबर है। तो ये सब बिकॉज ऑफ की स्पेसक्राफ्ट वहां पर वो भेजा जा रहा था, वहां पर फिर स्टडी की जा रही थी उनके बारे की, उनके फिजिकल अपीयरेंस उनका, उसके बाद में क्या वहां पर अवेलेबिलिटी है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानना, ये सारी चीज़ें होती है यूनिवर्स के, जब हम बात करते हैं यूनिवर्स के अलग अलग ऑब्जेक्ट की स्टडी करने की। तो ठीक है, सो इन दिस मिशन स्पेसक्राफ्ट आर सेंट टू द नियर बाय ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में क्या भेजा जाता है वहां पर, स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, फिर फॉर सच मिशंस, उन जैसे कुछ मिशंस के लिए द स्पेसक्राफ्ट मस्ट बी एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स टू ट्रैवल इनटू द आउटर स्पेस। बहुत जरूरी है ये पॉइंट, क्योंकि देखो क्या बोला जा रहा है, जब हम अर्थ के सरफेस से स्पेसक्राफ्ट को भेजेंगे तो वो क्या करेगा, आपको भी पता है अर्थ के अराउंड में ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की जो बाउंड्री है उसको पार करना चाहिए, तब जाके वो आउटर ऑब्जेक्ट में इजीली क्या हो पाएगा, मूव हो पाएगा। उसकी ट्रैजेक्टरी जो है, उसका जो पाथ है, वो अगर उसको प्रॉपरली फॉलो करना है तो उसके लिए उसको सबसे पहले किसको लाना पड़ेगा, उसको कवर करना पड़ेगा अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स को उसको पार करना पड़ेगा, वहां से उसको निकलना पड़ेगा, मतलब कि एस्केप होना पड़ेगा, वहां से उसको निकलना पड़ेगा, वहां से उसको मूव आउट करना पड़ेगा, तभी जाके वो क्या हो जाएगा, फ्रीली मूव कर पाएगा आउटर स्पेस में, वो फ्रीली ट्रैवल कर पाएगा आउटर स्पेस में हमारा स्पेसक्राफ्ट। तो वो जो स्पेसक्राफ्ट है उसका क्या होना चाहिए, एस्केप, मतलब कि वो वहां से बाहर निकलना चाहिए, कहां से, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के
अंडर से, उसके अंडर में, समझ में आ रहा है। चलो उसके बाद में फॉर दिस, उसके लिए, उसको बाहर निकलने के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट टू मस्ट बी द ग्रेटर देन द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। जो एस्केप वेलोसिटी अर्थ की रहेगी, जो एस्केप वेलोसिटी अर्थ की रहेगी, उससे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी रहेगी उस मूविंग ऑब्जेक्ट की। समझ में आ रहा है। जो इनिशियल ऑब्जेक्ट है कौन सा, जहां पे जिसको हम भेज रहे हैं स्पेसक्राफ्ट, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या रहना चाहिए, ग्रेटर, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। एस्केप वेलोसिटी जो है अर्थ की, उससे मूविंग ऑब्जेक्ट मतलब कि जो स्पेसक्राफ्ट है वो, उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होना चाहिए, हमेशा ज्यादा रहना चाहिए, तभी जाके तो वो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर पाएगा ना। अगर उसकी वेलोसिटी कम है तो वो पार कर पाएगा क्या, नहीं, ऐसा, ठीक है। फिर हम निकालेंगे एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट कैन बी ऑब्टेन बाय फार्मूला। उस प्लैनेट की वेलोसिटी कितनी रहेगी, एस्केप वेलोसिटी, तो वहां पर हमारे पास में फार्मूला है जो कि आपने पढ़े हैं इन द ग्रेविटेशन चैप्टर। कौन से चैप्टर में पढ़े हैं, ग्रेविटेशन। अभी वहां पे हमको इसका एक्सप्रेशन कैसे आया वो नहीं देखना है, हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो एस्केप वेलोसिटी है फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन दैट प्लैनेट वो रहेगी अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन r, जहां पर g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m शो कर रहा है मास ऑफ द प्लैनेट एंड r शो कर रहा है रेडियस ऑफ द प्लैनेट। समझ में आ रहा है। m क्या शो कर रहा है, मास ऑफ द प्लैनेट। अगर हम बात करेंगे अर्थ की तो अर्थ के लिए अपना स्पेसिफिक है, आपको पता भी है, ठीक है। अब उसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद में हमें फाइनल आंसर मिलता है, वो मैंने सॉल्व नहीं करके दिया, अपने जनरल इंफॉर्मेशन के लिए हमने यहाँ पर लिख दिए, आपको वो आपके टेक्स्ट बुक में रेफर करना है सभी बच्चों को। देखो वहां पर v एस्केप मतलब कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो कितनी लगेगी, 11.18 किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी लगेगी, 11.18 किलोमीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा, तो इतनी उसकी एस्केप वेलोसिटी होना चाहिए, ठीक है। इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लो। ये जो है अपन ने निकाले 11.18, तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर से एस्केप करना है, बाहर निकलना है, टू मूव इन द आउटर स्पेस, तो उसको मिनिमम इतनी वेलोसिटी रहने होना, उसकी मिनिमम इतनी वेलोसिटी रहने होना। इससे ज्यादा रही तो अच्छा ही है, कम रही 11.18 किलोमीटर पर आवर या फिर 11.20, अगर अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 11.20 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं, या फिर उतनी तो भी रही तो भी चलेगा। तब जाके वो स्पेसक्राफ्ट क्या करेगा, उस अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को पार कर पाएगा, नहीं तो नहीं। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से होता है सम स्पेस मिशन अवे फ्रॉम द अर्थ। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, कोई पैनिक करने वाली तो बात है ही नहीं। बस अगर हम सिंपली देखेंगे तो यहाँ पर यही बोला गया है कि हम अभी यहाँ पर पढ़ रहे, लाइक हमको अगर यूनिवर्स के बारे में अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो हम यूज करते हैं स्पेसक्राफ्ट की। स्पेसक्राफ्ट में क्या होता है कि जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको पार करना होता है, क्योंकि अगर उसको पार नहीं किया तो अर्थ जो स्पेसक्राफ्ट है वो मूव ही नहीं हो पाएगा, कोई जा ही नहीं पाएगा अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर, ठीक है। तो हमारा मिशन भी अनसक्सेसफुल रह सकता। तो उसको मूव करने के लिए हमें लगेगी एक एस्केप वेलोसिटी, उससे ज़्यादा अगर वेलोसिटी है उस स्पेसक्राफ्ट की तो वो मूव कर पाएगा, अगर नहीं है तो नहीं कर पाएगा। तो वो जब हमने निकाले एस्केप वेलोसिटी तो वो थी 11.18, मतलब उससे कम से कम उतनी या फिर उससे ज़्यादा रही तो वो मूव कर पाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये था इसमें। अब उसके बाद में बेटा पूरा मून मिशन, उसके बाद में मिशन टू अदर प्लैनेट, इंडिया एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, ये पूरा थियरी पार्ट है, ये पूरा थियरी पार्ट है। इसमें ज़्यादातर पूछा है, फिर भी मैं कुछ पॉइंट के थ्रू आपको क्लियर करता हूँ। आपने भी टेक्स्ट बुक रीडिंग करना है, साथ ही साथ में जो एक इम्पोर्टेंट वहाँ के टॉपिक्स है वो हम कवर करते चलते हैं।
और सीधा सीधा वहाँ पर यही बताया गया कि कैसे क्या वो मून मिशंस करे गए, लाइक अभी चंद्रयान 2 भी हुआ था, है ना। तो वो सारा जो है वो हम अभी स्टडी करेंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पर बड़ी इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, फिर पढ़ते हैं आगे। तो चलिए अभी स्टूडेंट पढ़ते हैं आगे। अभी हम देख रहे हैं मून मिशन और मार्स मिशन। ये जो है ये पार्ट थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है, सो मैं यहाँ पर इसको पॉइंट वाइज ही कवर करते जा रहा हूँ, आपने उसी को समझते हुए पूरा पढ़ते चलना है। देखो बहुत ही आसान है। देखो सच अ मिशन जैसे कि मून मिशन आर हैव बीन एग्जीक्यूटेड बाय यूएसए, सोवियत यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज, चाइना, जापान एंड इंडिया। देखो जो यूनिवर्स की अगर हम बात करते हैं सपोज, तो वहाँ पर सबसे पहले लोगों का जो साइंटिस्ट का ध्यान केंद्रित हुआ वो हुआ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ के ऊपर में, जिसका नाम है मून, ठीक है। क्या परफॉर्म करता है मून, कैसे उसका ग्रेविटी रहती है उसकी, क्या उसका एटमॉस्फेयर है, कहीं उसमें वाटर है या नहीं, ये सारी चीज़ों के बारे में जानने की जो उत्सुकता, जो क्यूरियोसिटी थी साइंटिस्ट में और कंट्रीज में, उनके रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उसने क्या किया, उन कंट्रीज ने लाइक कौन सी कंट्रीज, यूएसए हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके बाद में सोवियत नेशन जिसमें आ गया रशिया वगैरह, उसके बाद में यूरोपियन कंट्रीज, चाइना, जापान, इंडिया, ये सारे कंट्रीज है जिन्होंने अपना योगदान दिया इन द स्पेस मिशन ऑफ मून में, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने अपने अपने स्पेसक्राफ्ट भी सक्सेसफुली भेजे हैं, ठीक है। उसके बाद में स्पेसक्राफ्ट जो कि पहला भेजा गया था मून पे वो था ल्यूना सीरीज का, जो कि किसने भेजा था, सोवियत यूनियन ने। किसने भेजा था, सोवियत यूनियन ने। उसके बाद में ल्यूना 2, उस ल्यूना सीरीज में जो ल्यूना 2 है, लूना 2 जिसको बोलेंगे हम, लूना 2 इन 1959, कब, 1959 में वो पहला स्पेसक्राफ्ट था जो कि कहाँ पर भेजा गया था, मून पे। किस पे भेजा गया था, मून पे। इन 1975 15 स्पेसक्राफ्ट मेड केमिकल एनालिसिस ऑफ मून, और 1975 में 75 तक 15 ऐसे स्पेसक्राफ्ट भेजे जा चुके थे मून पे, जो कि वहाँ पर केमिकल एनालिसिस मतलब कि उनकी प्रॉपर्टीज, वहाँ पर उनका एटमॉस्फेयर, उनकी ग्रेविटी, वहाँ पे उनका अगर हम बात करेंगे सैंपल ऑफ स्टोन, रेडिएशंस वगैरह सब कुछ, डेंसिटी कितनी रहती है, ये सारी चीज़ें उसका केमिकल एनालिसिस कर रहे थे, ठीक है। वहाँ पर सोवियत यूनियन के साथ साथ अमेरिका का भी योगदान है। देखो अमेरिका ऑल्सो एग्जीक्यूटेड द मून मिशन फ्रॉम 1962 टू 1972। अमेरिका ने क्या किया, फ्रॉम 1962 टू 1972 उसने एग्जीक्यूट किया मून मिशन को। दे वेर मैन मिशन, और वो जो मिशन थी उनकी खासियत ये थी, वो जो अमेरिका के द्वारा बनाए गए जो मिशन थे, मैन मिशन थे वो, मतलब वहाँ पर ह्यूमन बींग्स भी गए थे उस मिशन के दौरान, इन उस स्पेसक्राफ्ट में। इन जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकम द फर्स्ट ह्यूमन टू स्टेप ऑन द मून। 1969 इन द ईयर 1969, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए भी काम का है। इन द ईयर 1969 जुलाई का मंथ था जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसा पहला व्यक्ति बना जिसने मून पे कदम रखा, चांद पे कदम रखा, ठीक है। इन 2008 इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो सक्सेसफुली लॉन्च चंद्रयान 1। उसने 2008 में सक्सेसफुली क्या लॉन्च किया, चंद्रयान 1, ठीक है, जो कि मून के बारे में। और उस चंद्रयान 1 की खासियत ये थी कि जो पिछले 4 स्पेसक्राफ्ट लैंड हुए हैं मून पे, उनमें भी कुछ सैंपल ऑफ स्टोन वगैरह जो है वो वहाँ पर भेजे गए थे। उसके बाद में इंडिया ऐसा पहला कंट्री है जिसने अपना चंद्रयान 1 भेजा था, तो उसने बताया था कि मून पे वाटर भी प्रेजेंट है। इंडिया ऐसा पहला कंट्री है जिसने बताया कि मून पे वाटर का भी प्रेजेंस है, और वो बताया था जब हमने चंद्रयान 1
चंद्रयान 1 को हमने जब भेजे थे तब, ठीक है। चंद्रयान 2 का भी अभी मिशन हो ही रहा था, लेकिन वो कुछ कारण की वजह से थोड़े तरीके से वो अनसक्सेसफुल रहा, ठीक है। लेकिन चंद्रयान 1 सक्सेसफुल रहा था, जहाँ पे उसने वाटर का प्रेजेंस मून पे होता है इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। फिर बढ़ते हैं मार्स मिशन, मिशन मंगल, नाम सुने होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो देखते हैं, आफ्टर द मून द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट नियरेस्ट टू द अर्थ इज मार्स। मून के बाद में जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है नियरेस्ट टू द अर्थ वो कौन सा है? मार्स। मेनी नेशंस सेट स्पेसक्राफ्ट टू द मार्स। बहुत से ऐसे नेशंस है जिन्होंने अपना स्पेसक्राफ्ट है वो मार्स पे भेजने की कोशिश की। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मिशन आर अनसक्सेसफुल। लगभग देखा जाए तो आधे से ज्यादा मिशन तो वहां पे अनसक्सेसफुल ही रहे। बहुत मतलब डिफिकल्ट जा रहा था ऑर्गेनाइजेशंस को, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को वहां पर अपना स्पेसक्राफ्ट भेजना। लेकिन इन द ईयर 2013 इस वर्ष में द स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम था मंगलयान, द स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम था मंगलयान, मेड बाय द इसरो यूजिंग मिनिमम एक्सपेंसेस वाज लॉन्च इन द नवंबर 2013 एंड वाज प्लेस्ड इनटू द ऑर्बिट अराउंड द मार्स इन सितंबर 2014। क्या बोला गया है? देखो, इसके पहले तक तो बहुत से ऐसे स्पेसक्राफ्ट जो है वो अनसक्सेसफुली कहीं ना कहीं वो जा नहीं पहुंचे थे मार्स पे। लेकिन 2013 में इंडिया ने एक काम करके दिखाया कि सबसे कम खर्चे में, बहुत कम से कम खर्चे में उसने मंगलयान नाम का जो स्पेसक्राफ्ट है वो उसने सेंड किया इन द ऑर्बिट ऑफ द मार्स, और वो हमें देखने मिला इन 2014 सितंबर में, ठीक है। समझ में आ रहा है? इट ऑब्टेन वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन इन अबाउट द सरफेस ऑफ द मार्स एंड एटमॉस्फेयर अराउंड इट। सरफेस ऑफ द मार्स और उसमें किस तरीके का एटमॉस्फेयर था वो सबके बारे में इंफॉर्मेशन हमें उस मंगलयान के वजह से पता चली, ठीक है। ये थे आपके दो मिशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन द मार्स मिशन और मून मिशन, तो वहां पर आपको ये लिखना पड़ेगा, इतने पॉइंट्स तो भी मिनिमम, ठीक है। फिर आएंगे मिशंस टू अदर प्लैनेट, फिर इंडियन एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में हल्की सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, और फिर आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, स्पेस डेब्रिस एंड मैनेजमेंट पे। सो स्टूडेंट्स, अभी जो मिशन टू द अदर प्लैनेट ये जो टॉपिक है ये आप लोगों ने ही पढ़ के उसको प्रिपेयर करना है। काफ़ी आसान है, जनरल इन्फॉर्मेशन ही दी हुई है, सो वो आप खुद पढ़ो। हम अभी पढ़ते हैं टू द इंडिया एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, मतलब इंडियन जो स्पेस टेक्नोलॉजी है लाइक इसरो, उसके बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। देखो, वेरियस लॉन्च व्हीकल हैव बीन डेवलप्ड टू पुट सैटेलाइट हैविंग वेट अप टू 2500 किलोग्राम, मतलब 2500 किलोग्राम तक का जो लॉन्च व्हीकल है वो भी क्या किया गया है, इंडिया ने डेवलप किया गया है, ठीक है। उसके बाद में PSLV, समझ में आ रहा है, एंड GSLV, ये दो लॉन्चर्स है। इसका जो फुल फॉर्म है वो आपने उसके स्टार्टिंग पार्ट में ही आपने पढ़े थे। PSLV और GSLV मैंने बताया था। इनसैट और जीसैट के लिए वो किसका काम करते हैं? लॉन्चर का। इनसैट और जीसैट, जहाँ पर वेदर, कम्युनिकेशन, इन सब का आप काम कर रहे थे, है ना। जिनोसिन, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियोसिनेक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऐसे दो इसके पार्ट है जो कि यूज किए जाते हैं टू लॉन्च द सैटेलाइट। यहाँ पर जो GSLV है, ये जो हाई अर्थ ऑर्बिट, जो अपने सबसे स्टार्टिंग में पढ़े थे जब ऑर्बिट की बात हम कर रहे थे, तो हाई अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए सैटेलाइट को ज्यादातर GSLV का यूज होता था, और PSLV का यूज जो पोलर रीजन पे वगैरह पहुंचाने के लिए वो, ठीक है। उसके बाद में इनसैट एंड जीसैट सैटेलाइट सीरीज इज एक्टिवली वर्किंग इन द
टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद में EDUCSAT एज्यूसैट भी इसको हम पढ़ सकते हैं अपने प्रोनाउंसिएशन में। एज्यूसैट सैटेलाइट सीरीज इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ये जो एज्यूसैट सीरीज है ये किसके लिए यूज की जाती है? फील्ड ऑफ एजुकेशन के लिए। ठीक है, फिर IRS सैटेलाइट सीरीज जो है, ये सब नाम आपने इसके पहले भी पढ़े, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में ही बोल रहा हूँ। ठीक है, IRS सीरीज जो है वो वर्क करती है फॉर मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। किसके किसके लिए यूज करती है? जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज है, फॉसिल्स वगैरह है। उसके बाद में हम बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की, लाइक अगर कुछ फ्लड्स आ रहा है या फिर कोई कैलामिटीज वगैरह होने वाली है ना, तो उन सबको रोकने के लिए क्या उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम कौन करती है? ये IRS की सैटेलाइट सीरीज करती है। ठीक है, जो IRNSS है, नेविगेशन सीरीज सैटेलाइट सीरीज, हाँ, नेविगेशन सैटेलाइट सीरीज जो है उसका काम क्या है? उसका काम है कि इट हेल्पफुल टू गेट द एग्जैक्टली लोकेट द पोजीशन। ये अगर जैसा हम बात करेंगे अर्थ पे कोई इंसान की या कोई ऑब्जेक्ट की क्या एग्जैक्ट पोजीशन है वो बताने के लिए, कोई अगर आपको कोई सिटी में जाना है, कहीं कोई देखना है अच्छी चीज़, तो उसका नेविगेशन या फिर कोई पर्टिकुलर अगर पर्सन है जो किसी दूसरे सिटी में है और उसने अगर अपना नेविगेशन ऑन करके रख दिया, अपनी लोकेशन अगर ऑन करके रख दी, तो वो मदद करेगा IRNSS सैटेलाइट की, उसका सिग्नल आप तक के रिसीव करेगा, ट्रांसमिट करेगा और वहाँ से रिसीव करके, वहाँ से सिग्नल रिसीव करके आप तक के ट्रांसमिट करने का काम करेगा। तो ये सारे काम कौन करता है? IRNSS, जो कि बहुत यूजफुल है। किसके लिए यूजफुल है? टू गेट एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनीथिंग, कोई भी चीज की। ठीक है, तो ये कुछ योगदान रहा था इंडियन एंड स्पेस टेक्नोलॉजी में। उसके बाद में और आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि जो विक्रम साराभाई है, इनको फादर ऑफ इंडियन रिसर्च, इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फादर माना जाता है। इनको विक्रम साराभाई को बहुत अच्छा उन्होंने अपना खुद का क्या दिए थे? उन्होंने अपना खुद का भी एक मतलब योगदान दिए थे उस चीज को। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च में। ठीक है, तो ये जो आपका दिया है वहाँ पर एक टॉपिक लाइक इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट वाला, ये भी आपने खुद नहीं पढ़ना है, जस्ट वहाँ पर जनरल इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो इंफॉर्मेशन काम की होती है स्टूडेंट्स, वो आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की ओर, जो कि है स्पेस डेब्रिज एंड इट्स मैनेजमेंट। अब ये स्पेस डेब्रिज और मैनेजमेंट क्या होता है? देखो, नॉन फंक्शनल सैटेलाइट पार्ट ऑफ लॉन्चर डिटैच ड्यूरिंग लॉन्चिंग एंड डेब्रिज जनरेटेड ड्यू टू द कोलिजन टू सैटेलाइट विद अदर। क्या होता है कि देखो, हमारे स्पेस में अभी हम नंबर ऑफ सैटेलाइट भेज रहे हैं, नंबर ऑफ लॉन्चर्स वहां पर जा रहे हैं जो इंजन के साथ में जाके डिटैच हो जाते हैं फिर ऑर्बिट में सैटेलाइट के पहुंचने के साथ साथ। तो ये जो है ये तो अर्थ पर वापस नहीं आते, है ना। ये जो सैटेलाइट्स है वो खराब हो चुके हैं बोलो, या वर्क ही नहीं कर रहे हैं, या फिर उसने अपना पाथ ही फॉलो नहीं किया, तो वो तो अर्थ में वापस नहीं आता, वो घूमते रहता फिर पूरे यूनिवर्स में इधर उधर जिधर उसको जगह मिली। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, सैटेलाइट बोलो या जो लॉन्चर्स है वो एक दूसरे के साथ में कोलाइड होते हैं, टकराते हैं, और वहां पर फिर फॉर्म होता है एक वेस्ट, एक प्रकार का वो क्या बन जाता है? वेस्ट। डेब्रिज ये वर्ड का मीनिंग ही वही है, वेस्ट, एक प्रकार का वो स्पेस वेस्ट बोल देंगे हम उसको, कचरा जैसे अपने अर्थ पर है। ठीक है, तो जो नॉन फंक्शनल सैटेलाइट है या फिर जो भी कुछ पार्ट होंगे उस लॉन्चर के जो कि घूमते रह रहे हैं इधर उधर जैसे भी, ठीक है, और वो क्या जनरेट करते हैं? डेब्रिज, एक वेस्ट जनरेट करते हैं ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द सैटेलाइट विद अदर सैटेलाइट या फिर अदर ऑब्जेक्ट के वजह से। ठीक है, एक ऐसा सर्वे किया गया था, एक रिसर्च किया गया था, उसके अकॉर्डिंग 2016 में वो रिसर्च हुआ था, सर्वे हुआ था, जिसमें कम से कम नियर अबाउट 2 करोड़ पीस ऑफ लेंथ मोर देन 1 सेंटीमीटर, मतलब कि 2 करोड़ पीसेस डेब्रिज के, जिसकी लेंथ कम से कम 1 सेंटीमीटर तो भी है या फिर ज्यादा उससे, रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। वो सब किसके अराउंड में रिवॉल्व कर रही थी? अर्थ के अराउंड में। ठीक है, दीज आर ऑल कॉल्ड एज डेब्रिज। इन सबको क्या बोला जाता है? डेब्रिज। और ये जो डेब्रिज है ये पूरे के पूरे हार्मफुल होते हैं
अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे उस आर्टिफिशियल सैटेलाइट से, वो हमको सिग्नल्स प्रॉपरली नहीं भेज पाएगा। ये सारी चीज़ें भी होते रहती है, समझ में आ रहा, बिकॉज ऑफ दिस डेब्रिस। और वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपके टेक्स्ट बुक में भी दी हुई है। तो क्या होता है कि अगर दिन ब दिन बढ़ते गए, डे बाय डे अगर इसका इंक्रीज होते रहा, क्योंकि स्पेस मिशन तो बहुत सारे हो ही रहे हैं दिन ब दिन, है ना। अब नासा तो बहुत कुछ इंप्रूव कर रहा है, इसरो भी उसमें ऐड ऑन हो चुका है अभी, ठीक है। तो इनके जो स्पेसक्राफ्ट है, इनको बाद में बड़ी तकलीफ हो सकती है अगर डेब्रिस या ये जो वेस्ट है ये अगर बढ़ गया तो बिना काम का। तो अभी उस पर वर्क चालू है, अलग अलग प्रोसेसेस भी चालू है उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कम करने की। तो हम अब यही उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द वो जो डेब्रिस वगैरह है वो सब कम हो जाए और हम और अच्छे तरीके से डेवलप कर पाए अपने स्पेस मिशंस में, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आपका लेसन था स्टूडेंट, ये कंप्लीट हो चुका है। कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स आपका बचा हुआ है जो कि हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में। लेकिन आपने यहाँ तक कि पूरा आपका थियरी पोर्शन अच्छे से पढ़ के रखना है, तो आपको न्यूमेरिकल भी अच्छे से जमेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे अगले क्लास में।